वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बेसिक कुछ डिस्कस करेंगे। रेस्ट जो भी पार्ट्स आएगा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जब हम उस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और जो भी रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक में तो करना ही है, तो हम बाकी चीज़ तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ बस एक बेसिक देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि जैसे जैसे एडवांस हम होते जा रहे हैं केमिस्ट्री में, हमारा जो पहले की अंडरस्टैंडिंग थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू, जहाँ प्लस माइनस दिखा के रिएक्शन को बताते थे एक प्लस से माइनस से, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्लेस करता जा रहा है। इसीलिए हम ऐसा देखेंगे कि जो जो बुक एडवांस जो नई आजकल बुक आ रही है उसमें इसका जिक्र है, और पहले जो बुकें आती थी उसमें इसको ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया था। जैसे एक ऑर्बिटल्स बनाने से हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसलिए ये नेसेसरी है कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म लिखें या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ें, तो हर रिएक्शन मैकेनिज्म का हमें होमो लूमो कौन सा ऑर्बिटल रिएक्ट कर रहा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा हमारे रिएक्शन में। चलिए पहले बेसिक को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये हर जगह यूज होता है, इनऑर्गेनिक हर जगह यूज। ऐसा क्यों? ये तो हम सभी जानते हैं कि जो फ्लोरीन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए इनकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है बढ़ती जाती है, और ये टाइटली हेल्ड होते हैं तो इनको निकालना मुश्किल होता है, और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। यहाँ हम एक बार देख सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इंक्रीज हो रही है, 2p का जो वैल्यू है वो ऐसे करके डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और 2s का थोड़ा रैपिड हो रहा है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये बात है कि जब हम एक दो बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले को थोड़ा सा एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी को नीचे रखेंगे। दूसरा है कि क्या पी कैरेक्टर चेंज होने से क्या होता है अपने अपने रिएक्शन में। देखिए हम इसमें बस 2s और 2p का ध्यान रखेंगे ना, बहुत ऊपर तक नहीं जाएंगे, हमें उसका कोई काम नहीं है। जितना सिंप्लीफाई करके हम इसको समझ सकते उतना सिंप्लीफाई करके समझना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि देखिए ये जो बना हुआ है स्पेसिंग, इसका थोड़ा सा एक बार हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं बना हुआ है। ऐसे अगर हम एग्जाम में ऐसे बनाए या किसी को समझाए तो ये सही नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसा बना दिया हम, ये पी sp3 sp2, ठीक है, sp, ऐसा समझाते हैं तो ये गलत है ना, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आप देखिए कोई ऐसा ऑर्बिटल है और कोई पी ऑर्बिटल है, इसकी मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग हो रही है तो देखिए यहाँ पर अगर एक है लाइन और यहाँ एक लाइन है, तो इसकी मिक्सिंग होगी तो एनर्जी अगर बराबर इन्होंने बांटा है, 50-50 है एसपी में, यहाँ देख रहे हैं 50-50 है, तो एक लाइन तो बीच में होगा इधर, ठीक है, लगभग लगभग, और दूसरा लाइन इन दोनों के बीच में होगा, और तीसरा लाइन इसके आसपास होगा। तो इसीलिए इस टाइप का है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि क्यों ये स्पेसिंग इस टाइप की है, वो यहाँ पर हम पी कैरेक्टर से मिक्सिंग के इस पे हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो जितना एनर्जी में ऊपर होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या कह सके तो उतना ज़्यादा ही न्यूक्लियोफिलिक या बेसिक होगा। बेसिक और न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा तो हम साथ साथ लगभग लगभग पढ़ते हैं, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है, कहीं कहीं ये एक साथ नहीं जाते हैं। तो चलिए यहाँ के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई sp3 में है, जिस कार्बन आयन में CH3 माइनस, है ना, इसकी बेसिसिटी, और मान लीजिए कि कोई अल्काइन से आपने कुछ बनाया है, ऐसा कोई बेसिस, इसमें अंतर है। ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्यों? क्योंकि इसकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये था स्पेसिंग का। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि जो जितना होमो की जितना एनर्जी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है, बेसिसिटी में कितना का फर्क आ रहा है ना, केवल इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पी कैरेक्टर से हम दिखा सकते हैं। दूसरा बात जो ध्यान रखने होता है कि जब हम पी कैरेक्टर निकालते हैं, जैसे कि यहाँ अगर हमें निकालना हो तो हम इसको बोल देंगे कि sp2, तो इसको बोल देंगे sp3, और फिर यहाँ पर आप कैलिएशन कर देंगे या कुछ और कर देंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं। अगर अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस का हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ब्लाइंडली कोई भी रूल हमें फॉलो नहीं करना होता है। तीसरा जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हमें और सबसे नीचे से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें जो लेना देना है वो फ्रंट से, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, क्योंकि वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और हम बहुत को नेग्लेक्ट करके अपने काम को, अंडरस्टैंडिंग को सिंप्लीफाई कर देते हैं।
तो यहाँ बस हम छः छः चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, इसको आपको एनर्जी में अरेंज, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 है और 3 है, और 3-3 को मिला के अगर मान लीजिए हम ऐसा मैट्रिक्स बनाऊँ मैं, ऐसा मैट्रिक्स बनाऊँ, यहाँ पर n पाई और सिग्मा, और यहाँ पर सिग्मा स्टार, पाई स्टार और p ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमारे कितने बॉक्स बन गए? 9 बॉक्स बन गए। तो इतनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, इसी में से कोई ना कोई हमें ये फोमो एलुमो ऐसे कर करके चुनना होता है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल है, सबसे पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं सिग्मा क्यों नीचे है, ठीक है। सिग्मा क्यों नीचे है, देखिए, इसके लिए हमको देखना हो कि इफेक्टिव ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कैसे होता है। पहली बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बराबर होती है, तो बराबर जब होगी लगभग लगभग, तो इनका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है। अभी हम आगे देखेंगे इसको। दूसरा है साइज मैच, ये तो हमेशा से जब पढ़ते आए हैं, हमेशा ये बोलते रहते हैं। और सिमेट्री, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होमो या लूमो ही पार्टिसिपेट करता है, अगर सिमेट्री मैच ना करे उसके बाद तो होमो -1 कर ले, तो इसका भी एक बार हम ध्यान रखते हैं। तो सिग्मा क्यों है, देखिए सिग्मा बॉन्ड में क्या है, देखिए सेम ऑर्बिटल्स एक्ट कर रही हैं, मगर यहाँ पर सेम डी के लिए डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा ओवरलैप दे रहा है, इसलिए सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद पाई, साइडवेज ओवरलैप। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको तो कोई शेयर नहीं कर रहा है, इसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है। इसको कोई शेयर नहीं कर रहा है क्योंकि ये कोई बेनिफिट नहीं पा रहे हैं, नो बेनिफिट, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है स्टेबलाइजेशन से, ठीक है, इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आता है पी की बात है, ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कार्बोकेटायन बनाया, कार्बोकेटायन बनाया, यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये वाला इस पी की बात कर रहा है, या इस टाइप का कोई बोरॉन के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह के लूमों को ये बात कर रहा है। पाई स्टार हम जानते हैं, सीओ का जो पाई स्टार था, सिग्मा स्टार हम जानते हैं सी एक्स वाला, जब भी हम SN2 रिएक्शन करते हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखना है। ये छः हैं, 3-3 करके 9 हम देखेंगे, और इन्हीं में से हम एक ना एक को होमोलूमो करके डिस्कस करते रहेंगे अपने नेक्स्ट स्टडी। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा होता है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अच्छा होता है? जिसकी होमो की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, होमो जितना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा एनर्जी न्यूक्लियोफाइल में, उतना ज़्यादा वो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। और लूमो की एनर्जी जितनी कम होगी, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर दो एलिमेंट है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमारा जो गेन मिल रहा है एनर्जी का, वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आती जाएंगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं गेन एनर्जी का कम मिलता जाता है, ठीक है? तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इसका मतलब कि क्लोजर होना चाहिए, होमोलोमो का एनर्जी कम होना चाहिए, ताकि हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप अच्छा हो सके और हमारा रिएक्शन आगे को जा सके। न्यूक्लियोफाइल क्या क्या एक्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए H3 H2O, कोई जो लोन पेयर थे, ठीक है। जैसे आप एक माइनस चार्ज लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर Br माइनस था ना, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ ये सारे इलेक्ट्रॉन को हमने नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस चार्ज किसके साथ है, किस दो इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाएं, इसके साथ दिखाएं तो इनके साथ, है ना, वो होगी, इसलिए इसको नहीं दिखाते हैं, ऐसे कर देते हैं OH माइनस या Br माइनस। तो इनके साथ क्या होगा, एक और एडवांटेज आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी काम करने लगाएगा, लोन पेयर के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करने लगता है। यहाँ पर पाई बॉन्ड एक्ट होता है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि सी जो मेटल जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल का एक हो सकता है, यहाँ पर हमने देखे एम्प्टी ऑर्बिटल्स, पाई स्टार, ठीक है, या सिग्मा स्टार, ऐसा करके कुछ को भी हम यहाँ पर प्रोटोनेट करने के जो काम आता है, जैसे मान लीजिए ये है, जिसे प्रोटोनेट कर देते हैं, तो उस तरह से कुछ भी काम आ सकता है वहाँ, उसको यहाँ प्रोटोनेट करते हैं ताकि इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए ज़्यादातर, तो ये भी काम आता है वहाँ। सिंपल सी एक देख लें एमो डायग्राम, ताकि हमें याद ना करे करना पड़े बार बार कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या बॉन्ड है इसमें। सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने तरह के हैं, दो तो CH के हैं, दो CH सिग्मा बॉन्ड है, एक CO है, ठीक है, और पाई बॉन्ड क्या है, एक CO। सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा पाई में सिग्मा को नीचे रखेंगे, चलिए सिग्मा को नीचे रखा हमने। सिग्मा में अब दो है, इसको क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव जोड़ लीजिए भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन और कार्बन को एक साथ जोड़ते हैं,
तो इसका ज़्यादा पड़ेगा, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। 2 सिग्मा एच है, दोनों की एनर्जी बराबर है, इसको पहले फिर लिखेंगे। फिर हम पाई बनाएंगे और फिर ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर है यहाँ पे, ये जो 2 लोन पेयर है इनको यहाँ पर बना दें। इस तरह करके हम किसी का हेमोडायग्राम बनाते हैं। ये वाला अगर आप देखें, ये वाला अगर याद रखें तो किसी भी मॉलिक्यूल का बना सकते हैं, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिखा दिया है कोई भी मॉलिक्यूल का कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज इसका ध्यान रखेंगे, जो वहाँ पर बताया था मैंने कार्बोकैटायन वाला, कि लोन पेयर से ज्यादा होता है। ये क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो कार्बन से नीचे रहेगा, ऐसा भी। अब इसको जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम 2 लोन पेयर है, कौन सा वाला पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है CN का और 2 पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड बना है और पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा ज़्यादा स्टेबल होता है, सिग्मा फिर पाई। फिर आपके पास 2 नॉन बॉन्डिंग, एक कार्बन के साथ में है और एक नाइट्रोजन के साथ में है। कैसे होगा? वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे हम तीनों को बना दिए। अब देखिए ज़्यादा होमो किसकी ज़्यादा एनर्जेटिक है? तो हमने क्या पढ़ा था, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? जिसका होमो का एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कार्बन की होमो की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये वाला एक्ट करता है सी के थ्रू, है ना, साइनोहाइड्रिन जो फॉर्मेशन करता है इधर से एक्ट करता है। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 है ना, यहाँ पर किधर से अटैक करेगा? ये वाला अटैक करेगा या ये वाला अटैक करेगा? इसको कैसे करेंगे? इसका भी हम सिमिलरली बनाएंगे और ये हम देखेंगे यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन को नीचे, नाइट्रोजन को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर के पास होमो की एनर्जी ज़्यादा है और ये नाइट्रोजन की तरफ से एक्ट करेगा, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके यहाँ पे जाता है। हम लोग जब सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल का रिएक्शन तो खूब सारा पढ़ते हैं, और LiLH4। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करते होंगे तो आप देखते होंगे इथेनॉल में या मिथेनॉल में रिएक्शन को लगा देते हैं, एल्डिहाइड को, कीटोन को, ये रिड्यूस कर देता है। पर इसका जब रिएक्शन करते हैं तो क्या, THF, इथर, ऐसा ड्राई, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाला ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। देखिए वायलेंट रिएक्शन होता है, अगर आपके में रिएक्शन में पानी है तो फट जाता है। LiLH4 को थोड़ा ध्यान से यूज करते हैं जब भी लैब में काम करते हैं। तो इसको समझाने का क्या तरीका है? क्या हम इस ग्राफ से या होमोलूमो के कॉन्सेप्ट से इसको एग्जाम में समझा सकते हैं कि बस ये लिख के आ जाएंगे कि एल्युमिनियम 3D का है, सॉरी मतलब थर्ड रो का एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव समथिंग, ऐसा लिख के आ जाएंगे। ये देंगे तो हमें, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। एक तो है कि चलिए भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे इसका ऊपर नीचे हो गया। दूसरी तरफ से यह क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ लंबा होता है, होमो की एनर्जी बढ़ती जाती है और वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। इसका मतलब कि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ा, ठीक है, तो हमारा होमो की जो एनर्जी हुई इंक्रीज हुई, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हुई हमारी, इंक्रीज हुई, यहाँ दिख रहा है। इसीलिए LiLH4 काफ़ी सारे लोगों को, इंक्लूडिंग एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, है ना, कार्बोक्सिलिक को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मत कर देता है। यहाँ पर सिमिलरली हम देख पाते हैं कि देखिए CI बॉन्ड हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे और वहाँ पर ये डायग्राम का ध्यान नहीं देंगे। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा है, देखिए होमो की एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, और इलेक्ट्रोफिलिक भी होता जा रहा है। तो ये हमें बहुत एडवांटेज यहाँ से मिलता है। दूसरी बात है कि हम जब इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि चलिए इस टाइप का कोई बॉन्ड हो जो कि थोड़ा पोलर हो, है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। मगर जब हम ब्रोमीन की एडिशन करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं अपने आप को, कि ब्रोमीन होता है वो पोलराइज हो जाता है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो ये है। एक तो हम इस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कौन सा तरीका ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और कौन सा तरीका ज़्यादा रिसोर्सफुल है। ठीक है, आप देखिए ब्रोमीन जो एटम है, ब्रोमीन एटम में मैंने क्या बोला, 2 कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट है, होमो की एनर्जी बढ़ाइए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, और ल्यूमो की एनर्जी अगर डिक्रीज करते हैं आप तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे का काम डिस्कस करेंगे। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, मगर ये कौन सा यूज करता है, 4s 4p। जब ऑर्बिटल डिफ्यूज होते हैं तो उनका ओवरलैपिंग उतना अच्छा होता नहीं है, तो ये जो स्टेबलाइजेशन है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा,
अच्छा ना होने के कारण जो LUMO है, देख रहे हैं, इनकी एनर्जी कम रह जाती है और इसीलिए ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो एक ये एक्सप्लेनेशन है जो आप दे सकते हैं एग्जाम में। इसके साथ दोनों दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इथेन में ये तो सिंपल CC बॉन्ड है, कहाँ कहाँ कुछ होता है, ना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? सेम, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली और एक जो कॉन्सेप्ट है, सोडियम हाइड्राइड क्या करता है, मेथॉक्साइड है, एक जो बेस, ये बेस की तरह काम करता है, ठीक है। और जो NaBH4 है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है। क्यों? अब हाइड्राइड आयन तो दोनों में है, ये डिपेंड करता है कौन सा आप रिएजेंट ले रहे हो, इसीलिए रिएजेंट का चैप्टर होता है। केमो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, सारे कुछ होमोलोगों पर डिपेंड करता है। ये सब हम पढ़ेंगे जब उस टाइप के रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। अभी जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। ये तो सिंपल क्लाइडेन में, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब H माइनस है, H माइनस में 1s वाला ऑर्बिटल होगा छोटू सा, है ना। ये ऑर्बिटल्स के साथ जो पाई स्टार वाला अपना ऑर्बिटल है, कार्बन का पाई स्टार वाला, कार्बन का जो पाई स्टार वाला ऑर्बिटल है, इसके साथ एक्ट कर पाएगा अच्छे से, इतना बड़ा इतना छोटा? नहीं, ठीक है। इसीलिए ये इतना अच्छा कार्बोनिल पे नहीं एक्ट कर पाता है। और सिग्मा स्टार CH सिग्मा जो CH होगा या कुछ और होगा, वहाँ पर तो ये सिग्मा बॉन्ड की बात है, तो यहाँ पर एक अच्छा ये बेस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे जब इसकी बात करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए एक BH सिग्मा बॉन्ड है, इसका ऑर्बिटल अब बड़ा हो गया। अब इसके साथ इतना बड़ा के साथ ओवरलैप करा, कितने अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा। यही सारे रीजन है जो कि हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाते हैं। और एक है कि जो रेट है हमारे रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है। जब भी दो मॉलिक्यूल हैं A और B, ये दोनों आपस में पास आ रहे हैं, तो एक तो कोलम्बिक इंटरेक्शन जो हम हमेशा बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बातें, स्टेरिक जो हम बोलते हैं एलिमिनेशन हो जाएगा, ज़्यादा ही लेंगे वहाँ सेंटर पे नहीं पहुँच पाएगा। और दूसरा जो हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये वाली, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है ना। केमिस्ट्री एडवांस हो गई है, हम भी एडवांस हो गए, टाइम के साथ हर कुछ चेंज होता है, हमें भी चेंज होना चाहिए, इसको चेंज नहीं करना है। ये देखिए, ये जो होमोलूमो गैप है वो ऑर्बिटल के सॉरी नीचे है, इसका मतलब अगर ये कम होगा हमारा रेट फास्ट होगा। इसको ध्यान से देखेंगे इस वाले इक्वेशन को, और हमें इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है केमिस्ट्री में, इसको हमें ध्यान में रखना। सिमिलरली ये था, ये जो बातें उस दिन पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये वाला तो ज़्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेशन की वजह से। चलिए इसको तो हमने जब एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे तो ये साइक्लिक साइक्लिक सबको देख लिया था हमने। मगर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल भी क्यों है और बेटर इलेक्ट्रोफाइल भी क्यों है? इसका बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब इसकी, बताइए, बेटर न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब इसकी होमो की एनर्जी बढ़ गई होगी, ठीक है, सॉरी इसकी बात हो रही है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोफाइल है इसके लिए कि लूमो की जो एनर्जी है वो घट गई होगी। क्या ऐसा हो रहा है? यहाँ पर देखते हैं, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, होमो की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता जा रही है, और यहाँ पर देखिए आप, लूमो की एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती जा रही है। यही कारण है। इसका मतलब यहाँ तीन तीन चीज़ें दिया हमें, कॉन्जुगेशन ने हमें क्या क्या दिया, तीन चीज़ें दिया। फर्स्ट थिंग, स्टेबिलिटी दिया हमारे मॉलिक्यूल को, चलिए। दूसरी बात है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी, और तीसरी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ये एडवांटेज है होमोलूमो का। जब इसके थ्रू देखेंगे तो ये सब अंडरस्टैंडिंग हमें बेटर पिक्चर के थ्रू मिलती है। एक और इफेक्ट है अल्फा इफेक्ट, काफ़ी डिबेट में था, है तो नहीं था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका एमोनिया हुआ, ये हुआ, और ये हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कौन सा ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है? बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर हैंड इन हैंड नहीं जाती, इसलिए मैंने बोला था। यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल देखेंगे तो इसका देखिए, अल्फा इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप जिसकी चेक कर रहे हैं उसके बगल में कोई भी एक एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर के कारण जो इंक्रीज आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी में, उसको अल्फा इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा अल्फा इफेक्ट का। कैसा कैसा एग्जाम्पल मिल सकता है हाइड्रोक्साइड आयन का, ये वाला हाइड्रोपेरोक्साइड आयन और इसका एग्जाम्पल है ना। इसमें देखिए नहीं है, इसमें है। तो इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्या बोला, कोई भी चीज़ जो होमो की एनर्जी को बढ़ा दे। अब जैसे ही ये तो नॉर्मल था sp3,
अब जैसे ही ये वाला आया, एक एक और लोन पेयर आया, हमारी होमो की एनर्जी बढ़ गई, और जैसे बढ़ गई इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। तो यही बात है, हर जगह न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी साथ साथ में नहीं जाती। दूसरा है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का, ये हम तो बहुत दिन से पढ़ते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें हम बोल देंगे रेजोनेंस हो रहा है भाई, ठीक है। इस वाले केस में बोल देंगे, सॉरी, चलिए यहाँ पे बना दीजिए ऐसे करके, ऐसा, ठीक है। ये दे रहा है, या तो इस तरह करके हम एग्जाम में समझा के आ जाए, ठीक है। या तो हम लोब्स को दिखा के आए, ठीक है, लोब्स को दिखा के आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम बनाएंगे, बनाइए, पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर एन, ठीक है। सिग्मा में यहाँ कौन सा बॉन्ड यूज हो रहा है, सी एच सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, सीसी वाला पाई बॉन्ड, और लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर है, इसकी जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा। यही कारण है कि हमारा जो ऑक्सीजन के बगल में लोन पेयर वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मान लो कल को आपको ये पूछा जाए NCr2 ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, CH2 प्लस, ठीक है, क्या ये ज़्यादा अच्छा लिखेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा लिखेंगे, कौन, ए या बी, है ना। तो आप क्या करेंगे, फिर बनाएंगे, तो आप देखेंगे सिग्मा बनाएंगे, पाई बनाएंगे, और जो भी एन बनाएंगे, तो यहाँ एन वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ज़्यादा अच्छा देगा। इससे आप इसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत जगह यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पर आज लिमिट कर रहा हूँ अपने आप को, ताकि जब रेस्ट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह यूज करना है, इसलिए अभी ज़्यादा लंबा खींच के कोई फायदा नहीं। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉम्प्लेक्स जब पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, ये पढ़ेंगे नहीं, ये तो बस यूज में होता जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें दिखाना ही चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर जो ऑर्बिटल का ओवरलैप यहाँ दिखाना ही चाहिए। जब हम एलिमिनेशन में सिन और एंटी पेरिप्लेनर करते हैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट काम आता है, तो फ्रंट और पेरिसाइक्लिक में भरपूर काम आता है, तो फ्रंटियर ऑर्बिटल का काम तो हर जगह है। बाकी अब जब हम मेन डिस्कस करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।